तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की डिस्कवरी देख ली थी और चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, एटम के बारे में कुछ बातें की थी, वो क्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम उसने जो चीज़ें ली थी, मटेरियल लिया था, डायग्राम हम उसका बनाएंगे। फिर उसके बाद उसकी थ्योरीज जो है एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने ली कौन कौन सी चीज़ें थी। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट पर उन्होंने ली थी एक जिंक सल्फाइड की शीट। वो इस तरह से थी, कुछ एक शीट थी ऐसे बनाई हुई। कैसे? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये क्या है? जिंक सल्फाइड की एक शीट है। जिंक सल्फाइड किस चीज़ की है? Zn, आप इसको ZnS लिख सकते हो। जिंक सल्फाइड क्या है ये? जिंक सल्फाइड। उसके आगे उन्होंने रखा था एक गोल्ड फॉइल, गोल्ड का एक टुकड़ा। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये क्या है? गोल्ड फॉइल, FOIL, गोल्ड फॉइल। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ दी थी यहाँ पर, वो थी अल्फा पार्टिकल सोर्स। और वो अल्फा पार्टिकल सोर्स कहाँ से निकाला था उन्होंने? पोलोनियम एटम से निकाले थे। कहाँ से? अल्फा पार्टिकल्स से रेडियो एक्टिव। ठीक है, एक पार्टिकल्स, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। क्या है? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। सिंपली ये बात आपने याद रखनी, अल्फा पार्टिकल्स किस चीज़ पर उन्होंने बम्बार्ड करवाई? किस चीज़ पर ऐसे बम्बार्ड करवाई? जैसे ये है अल्फा पार्टिकल, ये जा रहा है, इससे टकरा रहा है। ठीक है, किससे? गोल्ड फॉइल से। ऐसे गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल है। क्या है ये? क्या है? अल्फा पार्टिकल से। ऐसे तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की कि कुछ जो है हमारे रेडिएशन बिल्कुल ऐसे सीधे क्रॉस करके जा रहे हैं और जिंक सल्फाइड प्लेट से टकरा रहे हैं और वहाँ पे कोई ना कोई लाइट रेडिएशन पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लाइट रेडिएशन पैदा हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ ऐसे रेज हैं जो ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी एंगल पर, वो भी जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ टकरा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कुछ ऐसे हैं जो लार्ज एंगल पर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसे इस तरफ, और ऐसे आकर जिंक सल्फाइड प्लेट से टकरा रहे हैं। और कुछ हैं जो स्मॉल एंगल पर हो रहे हैं। ये जो पार्टिकल है ये स्मॉल एंगल पर है। किस पर है? स्मॉल एंगल पर। ये जो है बिल्कुल सीधा चला गया, क्रॉस करके चला गया, और ये जो है लार्ज एंगल पर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, स्कैटर्ड। मतलब ये जितने भी इसने रेडिएशंस दिए फॉइल पर, गोल्ड फॉइल पर, वो टकरा गए, इससे टकरा कर फिर क्या हो गए? मतलब ऐसे स्केटर्ड हो गए। कोई वहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई सीधा चला गया, कोई वापस आ गया, कोई बाउंस बैक हो गया, वापसी आ गया। तो उन्होंने ये चीज़ें नोट की कि यहाँ पर हो क्या रहा है असल में। ये क्या है हमारे पास? ये एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई पार्टिकल ऐसे चले गए, कोई ऐसे चले गए, कोई ऐसे चले गए, ये 3-4। और ये कहाँ से इसने जनरेट किए थे? पोलोनियम एटम से जनरेट किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें कही थी उन्होंने जो हम थ्योरी में लिखेंगे। और ये दिया कब था इसने? रदरफोर्ड ने 1911 में ये मॉडल पेश किया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसकी मैं थ्योरी लिखूंगा वो भी आपने याद रखनी है। और ये जो इसने मटेरियल लिया था, सबसे पहले जिंक सल्फाइड एक स्क्रीन थी, या फिर आप शीट भी कह सकते हो इसके, और फिर गोल्ड फॉइल थी, और दूसरा क्या था? सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या था? पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स थे। ठीक है, उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल में से कुछ थे जो सीधे क्रॉस करके जा रहे हैं इससे गोल्ड फॉइल से, कुछ से टकरा कर ऐसे जा रहे हैं, कुछ वापस से आ रहे हैं। अब ये वापसी क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उनका भी एक मॉडल मैं यहाँ पर बना दूंगा। इसको मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एटम है, यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है, और चारों तरफ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे
ऐसे ये सेम अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्या है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा ऐसे होके ऐसे हो गया, ठीक है, ये थोड़ा होके ऐसे ऐसे हो गया, और ये जो था ना बिल्कुल ऐसे बाउंस बैक हो गया, ऐसे वापसी आ गया। क्यों वापसी आ गया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी हमारी कौन सी चार्ज होती है, प्लस होती है, और न्यूक्लियस के अंदर भी प्लस चार्ज है। न्यूक्लियस इसी तरह से ईजाद किया था उसने, डिस्कवर किया था। उसने देखा कि ये वापसी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है। बाकी जो रेडिएशन है ऐसे क्रॉस करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस करते जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहे हैं। कुछ हैं जो सेंट्रल पार्ट से एटम से वो वापस आ रहे हैं, या कोई ना कोई एंगल पे स्केटर हो रहे हैं ऐसे। तो उनकी वजूहात उन्होंने बताई थी, वो मैं अभी थ्योरी में लिखता हूँ, इनको मैं साफ कर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ये मटेरियल कौन से थे, कौन सी चीज़ें थी, अब इनको मैं साफ करके इसकी थ्योरी लिख दूँगा, ठीक है, वो आप देख लेना। मटेरियल क्या था ये मैंने लिखा, कौन सी चीज़ें थी ये भी मैंने लिखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया है, अब आपको लिख के बताऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या करके बताऊंगा, लिख के बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हो रही थी। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन की थी रदरफोर्ड ने यहाँ पर, वो ये थी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्टिकल्स, क्या नंबर 1 पॉइंट, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे, पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, वो जा रहे थे कहाँ पर, मोस्ट पार्टिकल, मोस्ट अल्फा पार्टिकल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, सीधे जा रहे थे। कैसे सीधे जा रहे थे, जैसे मैंने आपको अभी ये एटॉमिक मॉडल बना के दिखाया है, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो अनडिफ्लेक्टेड थे, क्या अनडिफ्लेक्टेड, मतलब अनडिफ्लेक्टेड मतलब कैसे, जो मैंने अभी आपको बना के दिया ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब डिफ्लेक्ट वो हुए जिन्होंने न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया, ऐसे वो डिफ्लेक्ट हुए, कोई इस एंगल पे, कोई इस एंगल पे, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको समझाई अभी अभी। अब ये थ्योरी है वो आप लाजमी लिखेंगे। ये अब एक चीज़ ये ऑब्जर्व की, दूसरी चीज़ जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी कि बहुत कम, 4 नंबर 2, वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल जो थे जो डिफ्लेक्ट हुए, क्या डिफ्लेक्टेड, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे फिर से मैं बना, बार बार मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। जो यहाँ से गए वो तो अनडिफ्लेक्टेड थे, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल जो यहाँ से न्यूक्लियस के साथ टकरा कर वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा थी, सही है, इस वजह से ये वापस आ गई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि यहाँ पर इसलिए ये चीज़ हुई क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है कंसंट्रेशन प्लस की, और अल्फ़ा जो हमारे पास पार्टिकल हम इसके ऊपर बम्बार्ड करवा रहे थे उस पर भी पॉजिटिव चार्ज थी। सो पॉजिटिव को हमें पता है कि रिफ्लेक्ट करता है, वो रिपेल करता है, तो मतलब ये वापसी आ गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और बाकी जो पार्टिकल थे यहाँ से क्रॉस करते जा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर मास की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और रदरफोर्ड ने कहा कि जो सारा का सारा मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, हमारा एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये एक बहुत मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें थी, कंक्लूजन निकाली उन्होंने। ये वाली पॉइंट्स आप लाजमी याद रख लें, ठीक है, बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो उन्होंने कहा, नंबर 1 पॉइंट उन्होंने कुछ बातें कही कि न्यूक्लियस एटम जो है हमारा किस किस चीज़ का बना हुआ है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ होती है। नंबर 1 चीज़ उन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जो एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज एम्प्टी, क्या है, खाली होता है। मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला जो भी हिस्सा है एटम के अंदर वो क्या है हमारा, क्या है
एम्प्टी है। क्या है? नंबर 1 बात ये आप याद रख लो, यहाँ पर ये उन्होंने कहा एटम के 2 पार्ट्स हैं। कौन से? एक तो है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है ये बात आप याद रखिए, न्यूक्लियस। दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, ये वाला जितना भी सा है इसके अलावा ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, मतलब ये वाला जो भी है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट है। क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। ये बात है आपको समझ में आती कि एटम के 2 पार्ट से रदरफोर्ड ने कहा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थी, 1-2 ऐसे थे जो उससे टकरा गए। अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होती है, इस वजह से क्या होती है? डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, उन्होंने कहा ये हम यहाँ से फिर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये हम रेडिएशन दे रहे हैं तो कोई ऐसे डिफ्लेक्ट हुए। एक तो ये वाला जो पार्टिकल है ये वाला बिल्कुल सीधा बाउंस हो गया अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है हमारे उसके ऊपर प्लस चार्ज होती है। उन्होंने कहा ये प्लस चार्ज है तो जाहिर सी बात है एक जिससे चार्जेस है अपने आप को रिप्लेस करती है, रिपेल करती हैं। तो उन्होंने कहा ये जो बाउंस बैक हो रहा है बहुत कम अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम रेज ऐसे थे जो वापस आ गए, या फिर कुछ ऐसे थे जो ऐसे ऐसे होकर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए बहुत कम एंगल पर, कुछ ज़्यादा एंगल पर हो गई। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियस है, मैं इसको न्यूक्लियस का नाम देता हूँ। रदरफोर्ड साहब ने इसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया, कहा कि भाई ये न्यूक्लियस है, और ये वाला हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट है, ये 2 पार्ट है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है किस चीज़ में? नंबर 2 पॉइंट, एटम, या फिर आप कह सकते हो मास ऑफ एन, है ही बात एटॉमिक मॉडल की है ना, तो एटम की बात होगी। एन एटम इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब है कि वहां पर मौजूद है ज़्यादा से ज़्यादा मास किसका? एटम का, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। उसने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो एम्प्टी होता है ऑलमोस्ट, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हमने बम्बार्ड करवाए थे गोल्ड फॉइल के अंदर। तो इन्होंने कहा भाईजान ये है, ये कहानी है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है मास पूरा का पूरा। ये बात आपको लाजमी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं कहाँ पर? नंबर 3 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व मतलब घूम रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? घूम रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ पर वो घूम रहे होते हैं उसको शेल का नाम दिया, ऑर्बिट का नाम दिया था। ये हमारा एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब उन्होंने कहा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, मास से होता है एटम का। अब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यहाँ पर, और इसको शेल का नाम दिया था। ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर, पूरा टॉपिक इस पर, इसको शेल का नाम दिया था, या फिर ऑर्बिट ये भी कह सकते हैं आप। एमसीक्यूज में आ सकता है कि शेल को क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या इसका पूरा टॉपिक है, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ये वाली 3-4 बातें आपने लास्ट जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ बुक के अंदर तो बहुत लिखी हुई है, आपकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उनको छोटा करके हम ऐसे समझाते हैं आपको जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात जो रदरफोर्ड ने कही कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, क्या? कंटिन्यूअसली, उसके पास कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है,
रिवॉल्व करता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में और शेल के अंदर रिवॉल्व करता है स्पीड के साथ, हाई स्पीड वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी भी है, हाई स्पीड वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है, हाई स्पीड, याद रखना। ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये बात की थी उन्होंने। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, ये भी आपने पॉइंट याद रखनी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि एटम के चारों तरफ, मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये एटम है, मास ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और चारों तरफ से एक एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस का नाम दिया था इसने, एम्प्टी एरिया, एम्प्टी पार्ट, खाली पार्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही पाया जा सकता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब शेल के अंदर। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब है शेल के अंदर, एक्स्ट्रा, न्यूक्लियर के अंदर नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर तो पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, ठीक है। तो दूसरी जो बातें थी उन्होंने कही थी, ठीक है, ये वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बुक में लिखते जाएं, लाजमी लिखते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें थी, रदरफोर्ड उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको फिर आगे चल के नील बोर ने किया था, उसका टॉपिक अलग है, वो हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर रदरफोर्ड ने नंबर 1 उसके डिफेक्ट्स, मतलब जो उसकी लिमिटेशंस थी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ ऐसी बातें थी वो नहीं बता पाया, रदरफोर्ड नहीं, उसको बताने के काबिल नहीं था। तो नील बोर साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं, ये बातें ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी थी, कुछ बातें। उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जो आज तक मतलब रिवॉल्यूशन लेकर आया दुनिया के अंदर, पूरी केमिस्ट्री को बदल के रख दिया इन्होंने, या फिर फिजिक्स को बदल के रख दिया, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद नील बोर आए थे, उन्होंने इसकी कुछ गलतियां निकाली थी। तो मैं आपको बताऊं कि इसने क्या किया था, ये एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या? एटम की स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ इन्होंने जो कही कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम घूम के अपनी एनर्जी लॉस करता जाता है, इमिट करके जाता है, और फाइनली वो क्या होता है, आके न्यूक्लियस में गिर जाता है। क्या कहा था इन्होंने? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, कंटिन्यूसली इमिट्स मतलब खारिज कर रहा होता है, फेंक रहा होता है, इमिट्स एनर्जी, और फाइनली क्या होता है, फाइनली एनर्जी खत्म होने के बाद फॉल इनटू न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, ऐसे। तो भाई इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी खत्म कर छोड़ता रहता है, इमिट करता रहता है, और आखिर में जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। पर ये बात गलत थी। किसने गलत की इसकी बातें? नील बोर खान साहब ने कहा कि भाई आप गलत कर रहे हो, अगर ये एनर्जी इमिट करे तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता इमिट एनर्जी, कंटिन्यूसली कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो गिर जाए जाके न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लॉस करता जाता है, इमिट करता जाता है, और फाइनली आकर यहाँ पर गिर जाता है। लेकिन नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड भाई साहब ये बात ऐसे नहीं है,
और ये बात ये कि उन्होंने एग्जैक्ट जगह भी नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, उन्होंने जस्ट ये कहा कि एम्प्टी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर होता है। नील बोर साहब ने फिर उसकी एग्जैक्ट जगह भी आकर बताई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली कुछ बातें हैं जो आपने बहुत ही लाजमी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करनी है, आपको लिखनी है कि एटॉमिक बोहर के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स थे, ठीक है। ये आपको याद करनी है, जो मैंने लिखी है वो तो आप लाजमी लिखते, ठीक है। अब आने वाला जो लेक्चर होगा हम पढ़ेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने इससे बेहतर दिया था, इसकी कुछ गलतियां थी रदरफोर्ड की, वो निकाली थी इन्होंने, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आप ये लेक्चर देखें, पीछे वाले लेक्चर भी देखें, जो चीज़ आपको ना आए समझ आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, ओके, ठीक है। घबराना नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।